में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बने रहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कितना कुछ करना है लेकिन मोटिवेशन ही नहीं मिलती? और फिर जब आप बाकियों को देखते हैं जो उन्हीं 24 घंटों में कितना कुछ कर ले जाते हैं, तो आपको लगता है कि इन्हें ये ड्राइव मिलती कहाँ से है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की क्रिएटिविटी की आग को जलाए रखने के लिए हम अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड रखें। किसी भी नॉर्म के अपोजिट होना एक सुपर पावर के बराबर होता है, लेकिन इस सुपर पावर को बरकरार रखने के लिए मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों के लिए मोटिवेटेड रहना काफी इजी होता है और दूसरी तरफ कुछ लोग का मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। लोगों को लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके के होते हैं और दूसरे अलग, लेकिन इसका इकलौता रीजन लेजीनेस है और कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने आप को अपने गोल की तरफ ड्राइव करने में उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी कि दूसरों को, लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि बाकी फैक्टर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब हमारे कंट्रोल में हैं। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो आप चाहें उसे करने में कितना भी टाइम इन्वेस्ट करें, वो आपको हमेशा बोझ ही लगेगा। और फिर चाहे किसी क्रिएटिव चीज में आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, वो आपको बेहद बोरिंग लगेगी अगर आपके अंदर उसको करने की ड्राइव नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आपकी क्रिएटिव मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। जरूरी नहीं है कि यह चीज आपकी क्रिएटिव फील्ड की ही हो। मेरे लिए ये चीज पेंसिल कलरिंग है। मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं और मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ हूं, लेकिन पेंसिल कलरिंग करने से मुझे अपने मोटिवेशन के लिए फ्यूल मिलता है। मैं वीक में 1 या 2 बार अपने रूम में बैठकर अपने रूम की ही किसी जगह को कागज पर ड्रॉ करके उसे कलर करता हूं। पेशे से मैं आर्टिस्ट हूं, लेकिन जब भी मैं ड्राइंग करता हूं मुझे आनंद मिलता है। जब आप कोई ड्राइंग फिनिश करते हैं तब आपको बेहद अच्छा लगता है और यही फीलिंग आपकी मोटिवेशन के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। दूसरी चीज जो आपकी मोटिवेशन को फ्यूल करने में हेल्प करेगी वो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। एग्जाम्पल के लिए, जब अगर आपको कुआं खोदना हो, अगर आप दिमाग में ये रख के कुआं खोदेंगे कि पूरा कुआं मैं आज ही खोद लूंगा, तो आपके अंदर का मोटिवेशन दिन ब दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आज मैं इतना यानी 1 मीटर गहरा खोदूंगा, कल 1 और मीटर, ऐसे में इजीली आपका काम हो जाएगा और हर दिन आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने की खुशी भी रहेगी। जब आप अपने छोटे गोल्स कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आती रहेगी। इसका यूज अपनी क्रिएटिविटी के लिए करें। आपने ये भी सुना होगा कि अच्छी संगत में अच्छी रंगत होती है और आप अपने आसपास के 5 लोगों की पर्सनैलिटी के एवरेज होते हैं। ये सही है, पर कुछ लोग इन कोट्स को काफी दिल पर ले लेते हैं और अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर नए की खोज में निकल जाते हैं। पर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये लंबे समय तक काम नहीं आता। आपको अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग ढूंढें जो आपसे बेहतर हों और फिर उनकी वर्कशॉप अटेंड करें या पर्सनल 1-to-1 क्लास लें। अगर ये अप्रोचेबल हैं तो इनके साथ मीटिंग सेट कर लें और थोड़ा हैंग आउट करें। चलिए अब समझते हैं मोटिवेशन के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाने हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सीखना और करना 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि कोई भी चीज करने से पहले उसको सीखना जरूरी है। पर आप खुद सोचिए कि भला पियानो सीखने के लिए अगर आपको बोला जाए कि पहले 2 साल आप थियोरी पढ़िए, तो क्या आप कभी भी पियानो सीख पाएंगे? छोटी चीजों से शुरुआत करिए और आपको रियलाइज होगा कि जब आप ये छोटी चीज में सक्सेस पाएंगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। ये मोटिवेशन एक इमोशनल अवार्ड की तरह काम करता है जो आपको आगे बढ़ते रहने में हेल्प करता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आपके नॉलेज गैप्स को भरते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोई स्किल गूगल करें जो आपको पता है कि आपको नहीं आती। वो कुछ भी हो सकती है, गिटार बजाने से लेकर बॉल्स जगल करनी। अब इस काम को धीरे धीरे सीखना चालू करें और इसे सच में करें, ना कि सिर्फ इसके बारे में पढ़ें। अब इसके बाद आप इस इंटरेस्ट से मिलते जुलते लोगों से मिलें और उनसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करें और उनके एक्सपीरियंसेस भी जानें। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक राइटर कैसे बनता है। क्या आप कभी किसी राइटर के रूम में गए हैं? क्या उनका रूम ठीक वैसा ही था जैसा आपने सोचा था? हर जगह पेपर फैले हुए रखे थे,
और उनका टाइपराइटर उनके बेड पर था और उनकी टेबल और खिड़कियों पे वाइन से भरी हुई ग्लास रखी हुई थी। पर क्या सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी होती हैं किसी राइटर को राइटर बनने के लिए? क्या ऐसा फैला हुआ रूम ही उनको आइडियाज से भर देता है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक राइटर और बाकी सारे आर्टिस्ट किस प्रोसेस का यूज करके आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस, जिसका नाम RIGHT यानी कि राइट प्रोसेस है, आपके बेहद काम आएगा आइडियाज जनरेट करने में। भले कोई रियलाइज करे या ना करे, पर जब भी वो आइडियाज जनरेट करते हैं तो वो इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। एक आइडिया को जनरेट करने में आप केवल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही नहीं जाते, बल्कि कई सारे पॉइंट से होकर गुजरते हैं। हम सबको कई बार इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होने के कारण हम सही आइडियाज जनरेट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस प्रोसेस के बारे में जान जाएंगे तो ये आपको किसी ग्रुप की क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रोसेस जानने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म जैसे प्रोसेस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं राइट प्रोसेस के सबसे पहले स्टेप को, यानी कि R मतलब रिसर्च। क्या आपको पता है कि जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट से इनपुट लिया जाता है? राइटर स्क्रिप्ट पर काम करता है, वीडियो एडिटर वीडियो एडिटिंग करता है, सिनेमेटोग्राफर वीडियो को शूट करता है। अब मान लीजिए कि किसी मूवी के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको समझ आए कि फिल्म में बताए गए किसी फैक्ट में कोई मिस्टेक है, तो आप क्या करेंगे? बेहतर होता ना अगर ये मिस्टेक आप पहले ही पकड़ लेते। तो जब भी हम आइडियाज जनरेट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो जरूरी है कि हम सही इनपुट से स्टार्ट करें। जब हम सही इनपुट देंगे तभी हमें किसी भी प्रोसेस से सही आउटपुट भी मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स की सही समझ हो। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का ना तो सिर्फ सोर्स पता हो, बल्कि उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपके पास हो। अगर आप पहले स्टेप मतलब कि रिसर्च में ही गड़बड़ कर देंगे तो आगे के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। रिसर्च करने के लिए आप अपनी प्रॉब्लम को कई पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कि उस प्रॉब्लम के कितने स्टेप्स हैं, कैसा इनपुट है और कैसा आउटपुट, और ये भी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल ये जरूरी है कि आपकी रिसर्च इतनी तगड़ी रहे कि आपके सारे नॉलेज गैप्स भर जाएं। इसके लिए आप कई ऐसे लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं जो इस प्रॉब्लम में एक्सपर्ट हों, या ऐसे लोग जिनके सारे बेसिक्स क्लियर हों। अपने नॉलेज गैप्स को भरने के लिए जरूरी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करें। जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम की रूट तक पहुंच जाएंगे। और याद रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसकी रूट कॉज में ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा राइट प्रोसेस के सेकंड स्टेप के बारे में, मतलब इनसाइट। जब मैं इनसाइट वर्ड बोलता हूं तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर आप अधिकतर लोगों की तरह हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इनसाइट किसको नहीं पता। लेकिन सच बताऊं तो इनसाइट वर्ड का मतलब हम में से किसी को भी नहीं पता। हमारा इनसाइट वर्ड से काफी लिमिटेड वास्ता है। हम सोचते हैं कि कोई चीज हो रही है, बस इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमें इनसाइट देता है। पर ऐसा नहीं है। इनसाइट गेन करना मतलब ये पता होना कि कोई चीज हो रही है और वो क्यों हो रही है। हर चीज के पीछे का क्यों हमें डीप इनसाइट देता है। लोग यूजुअली बस ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करके सोचते हैं कि यही इनसाइट है। दुनिया में कितना ज्यादा डेटा अवेलेबल है, पर सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस डेटा को विजडम में कन्वर्ट करने के लिए आप DIKW पिरामिड का यूज कर सकते हैं। DIKW पिरामिड का मतलब है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। जब आप किसी डेटा में इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जब इस इंफॉर्मेशन में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस और दूसरे फैक्टर्स और वैल्यूज ऐड करते हैं तो ये नॉलेज बन जाता है। और जब इस नॉलेज के पीछे का वाई आपको पता चल जाता है तब ये विजडम बन जाता है। राइट प्रोसेस का थर्ड स्टेप है जनरेट। आइडियाज कभी भी नॉर्मल नॉर्म्स के साथ जनरेट नहीं किए जा सकते हैं। जरूरी है कि हम अपने प्रोसेस में और अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लाएं। ऐसे आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं और आप सारे रूल्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अच्छे आइडियाज पिक करने के लिए हमें एक अच्छा जज बनने की भी जरूरत है। अच्छा जज हम सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही बन सकते हैं।
जितने ज्यादा आइडियाज के बारे में सोचेंगे और उन्हें जज करेंगे, हम उतने ही ज्यादा इस प्रोसेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं राइट प्रोसेस के फोर्थ स्टेप की, H फॉर हून। अभी तक हम आइडियाज कलेक्ट करने के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे। आइडियाज अक्सर जोक्स की ही तरह होते हैं। कुछ दिन बाद बार बार सोचने पर इनकी वैल्यू कम हो जाती है, हंसी कम आने लगती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अपने आइडिया के कोर को याद करना है। ऐसा कई बार होगा कि अलग प्रोसेस को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने आइडियाज के कोर एलिमेंट्स को भूल जाएंगे, तो इन्हें नोट डाउन करके रखें। अब फिफ्थ स्टेप के बारे में जानेंगे, T फॉर टेस्ट। ये फाइनल स्टेप है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई आइडिया मिले तो उसे सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच टेस्ट करें। इससे ये होगा कि जब आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे तब उसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी सीनियर या एम्प्लॉयर बहुत काम नहीं करना चाहता है, और यही कारण है कि अक्सर नए आइडियाज को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। पर जब आप अपने आइडियाज को टेस्ट करके सीनियर्स के सामने फाइनल रिजल्ट देंगे तो उन्हें पता रहेगा कि अधिकतर काम आपने कर लिया है। इन 5 स्टेप्स के प्रोसेस का यूज करके आप अपने आइडियाज का मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि कई सारी स्किल्स का सम है। बने